अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब लाहौर में मौजूद थे, पंजाब में मौजूद थे। उन्होंने दावत दी सब जर्नलिस्ट को, लाहौर के जो हैं वहाँ पे सब लोग मौजूद भी थे। और उसकी वजह ये थी कि लाहौर में आके चूँकि बलूचिस्तान में वो जो एक हैपलेस इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक, बुनियादी तौर पे तो वहाँ पे एथनिसिटी की बेस के ऊपर, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड देख के उन लोगों को बसों से उतार के पंजाबियों को कत्ल किया गया। ये बात रियासत की बिल्कुल दुरुस्त है कि वो पंजाबी नहीं, वो पाकिस्तानी थे, और जिन्होंने कत्ल किया वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, पाकिस्तानियों को शहीद किया है। भुट्टी साहब आज लाहौर में इस वजह से मुझे जो समझ आई, भट्ट साहब वो मौजूद थे कि जाहिर है हुए तो पाकिस्तानी शहीद हैं, बट नॉनदलेस थे तो पंजाबी ना। और फिर वो यहाँ पे आके पंजाब के अंदर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि डिटेल में ज़रा बाद में बात करते हैं कि व्हाट डिड ही मीन बाय दैट, क्या था मामला। हमारे साथ एतजाज साहब हैं, सीनियर कानूनदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने वक्त दिया। सवाल सर ज़हन में घूम रहा है, और वो ये है कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था एक, और उस पर शो मोटो भी हुआ। उसके बाद 1-2 हियरिंग्स के बाद वो मामला अजीब लटक सा गया। फिर लगा तो उस वक्त यूँ था ये कोई वाटरशेड मोमेंट है, इसके बाद मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे। बेहतर तो नहीं हुए मामलात। काजी साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस मामले को डील किया या ट्रीट किया, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? क्योंकि अभी तक वही मामला चल रहे हैं जो उस खत के अंदर शिकायत थी, और उस पर सिर्फ वो मामला चल ही नहीं रहे, नए मामला पेश हो रहे हैं। और उस खत लिखने वाले एक जज की इन्होंने डिग्री मशकूक करवा दी है, करार दिलवा दी है कराची यूनिवर्सिटी के बोर्ड से। इनके खिलाफ मैं ये समझता हूँ इस वक्त नून लीग के खिलाफ कादी फायज ईसा के अलावा सारे जज मुत्तहिद हो जाए, सारे वकला मुत्तहिद हो जाए। ये जो इन्होंने जस्टिस जहांगीरी के साथ किया, हद ही कर दी है। उसकी डिग्री जाली, ये तो बहुत अच्छा उसमें संगीन हो गया। साहब उसमें एक और मामला के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की आप बात कर रहे हैं, तो वो जो इस्लामाबाद के तीनों हलके हैं उनके ट्रिब्यूनल को भी वो हेड कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल से मुझे याद आया कि पंजाब में सबसे ज़्यादा इंतखाबी उज़रदारियों के मामलात हैं, यहाँ पे अभी तक ट्रिब्यूनल्स फॉर्म ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा वो एक मीनिंगफुल मुशावरत करें इलेक्शन कमीशन के साथ और बताएं कि कौन से जजेस हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स को हेड करेंगे। तो उन्होंने वही 8 नाम रखे जो कि मलिक शहजाद साहब ने रखे थे, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। अच्छा, वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ही जान है। सुप्रीम कोर्ट एक हिसाब से मैं यही कहूँगा कि उस पर स्टे रख के बैठी हुई है। इस इंपॉर्टेंट मैटर को तो सबसे ज्यादा अर्जेंसी के साथ सुनना चाहिए, बजाय इसके कि वो अभी तक वहां पे वो काजी साहब उस पर आई डोंट नो कि डेट क्यों नहीं लग रही उसके ऊपर। नहीं, काजी साहब की वजह से लग रही है, काजी साहब की वजह से। कोई और चीफ जस्टिस होता तो बिल्कुल उस हिदायत या उस पहले ओपिनियन पे उन्होंने एक्ट किया होता कि इसको जल्दी निपटाना है, जल्दी करो, जो जैसे कि उन्होंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लिखा। और जब आलिया नीलम साहिबा ने ये कंसल्टेंसी के बाद उन अपॉइंटमेंट्स को दुरुस्त करार दे दिया, तो वो अपॉइंटमेंट्स आइन ठीक है, ये कहता है कि ट्राइब्यूनल्स, जजेस हेडिंग द ट्राइब्यूनल्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट वो साथ कहता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये इस पे हमारे जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारा कानून का सिलसिला है, इसके तहत बहुत केसेस, बड़े अहम केसेस हुए हैं हमारे यहाँ भी और भारत में भी, कि जजेस को अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी किसको है, चीफ जस्टिस को या सदर को। जब आइन कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे कोर्ट्स ने भी और इंडियन कोर्ट्स ने भी ये होल्ड किया हुआ है कि ये कंसल्टेशन बाइंडिंग होती है। ये जो ओपिनियन चीफ जस्टिस की है, ये बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट।
تو اسی طرح یہ کنسلٹیشن از بائنڈنگ. عالیہ نیلم صاحب نے جو لے لیا فیصلہ اس کو کوئی وہ درست ہے اور وہ کوئی اس کو چینج بھی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن. یہ آئین ہے. اچھا سر، اس میں جیسے آپ قاضی صاحب کا کہہ رہے تھے کہ اٹس اونلی بیکاز آف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ ٹریبیونلز والا میٹر ابھی تک لمبو میں ہے، لٹکا ہوا ہے وہاں پہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، جب قاضی صاحب وین ہی واز ناٹ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے بہت سارے کیسز ہیں. اس کے علاوہ وہ خود کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ایک لیگیسی وہ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، اور اپنے آپ کو فیض آباد میں آپ دیکھ لیجئے نا معاملہ کیا ہوا کیس کے اندر، اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو معاملہ، ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو معاملات تھے. چینج کیا ہو گیا اچانک؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. اب ایسے لگتا ہے جیسے ان کو لیگیسی کی شاید کوئی خاص فکر نہیں ہے، لگتا یوں. لیگیسی تو دیکھیں، لیگیسی تو جب ہوتی میں مانتا کہ ایک بڑی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر وہ اپنے ہی فیصلوں کا پاس رکھتے، اپنے ہی فیصلوں، ان کا فیصلہ راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کیس 2015 کا جو ہے، اس میں ججز نے ملٹری کورٹس کے قیام، ہمارے آئین کے تحت قیام کو دیکھا اور اس میں فیصلہ دیا ہوا. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹریم پوزیشن ہے. باقیوں کی یہ تھی کہ اگر آپ نے ملٹری کورٹس لگانے ہیں تو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی تاکہ وہ گنجائش ہو ملٹری کورٹس کی، ورنہ کوئی گنجائش نہیں آئین کی ترمیم کے بغیر. قاضی صاحب نے کہا کہ آئین کی ترمیم بھی کر لیں جب بھی یہ ملٹری کورٹس نہیں لگا سکتے. یہ ان کا فیصلہ. جی بالکل کہا. اب یہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے. ملٹری کورٹس کے وہ بچے 80 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ان کے خوراک گھر سے آ سکتی ہے، اور وہ پتہ نہیں کہ ڈنجنز میں کے کہاں رکھے ہوئے. ان کو ایک کو ملاقات کرائی گئی ماں باپ کے ساتھ، اس کے چہرے پہ وہ کالا ہوڈ ڈال کے، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی. تو یہ اب اس پہ تو قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص کو ہمیں توقع تھی. مسنگ پرسنز جو ہوئے ہیں، جو جا کے اور اپنا بیان بلا کے پوچھے تو صحیح، یہ آپ کا بیان تھا 1 تاریخ کو، یہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو یہ بیان تھا، یہ بیان ہے. یہ کس نے آپ کو یہ چینج کرایا؟ کس نے یہ کیا آپ کو مائل اتنا یو ٹرن لینے کا؟ وہ قاضی صاحب بے بس ہیں. انتہائی قابل احترام اعتزاز حسن صاحب، وفاقی حکومت نے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب جو 1997 ایکٹ میں ترمیم کے لیے جو ترمیمی ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اس وقت جمع بھی ہو چکا ہے. حکومت کے مطابق ججز کی تعداد جو ہے وہ اضافے سے کیسز کو بر وقت سماعت اور یقینی بنانے کا فیصلہ ہوگا. بطور آپ بڑے قانون دان ہیں، میں آپ سے یہ رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا ججز کی تعداد بڑھنے سے عوام کو ریلیف ملے گا یا فیصلہ کسی اور کے لیے ہے؟ یہ کیا ہے، اس پر رہنمائی میری فرما دیں. بھائی صاحب، میں کوئی اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں جتنا آپ فرما رہے ہیں، پر میں یہ جانتا ہوں، آئین کا ایک طالب علم ہوں، اور میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی اپنے لیے ایسی سہولت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے اپنے لیے یا آپ کی جماعت کے لیے ہی ہو یا چند مخصوص جماعتوں کے لیے ہو، اور اس کا یکدم آپ ایک جواز پیدا کر دیتے ہیں کہ جی کیسز بہت پینڈنگ ہیں. کیسز جو پینڈنگ ہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ وہاں، ورنہ 50 جج میری طرف سے لگا دیں، 100 جج لگا دیں. کوالٹی آف جسٹس بھی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پروسیجر کی بات ہے. آپ کس طرح وہ جو مقدمات آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو کن کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں، اور پھر ان ڈیفرنٹ کیٹیگریز جو ہیں، مختلف وہ جو ان کی
नाम होंगे और मुख्तलिफ उनकी डेफिनेशन होंगी, उन कैटेगरीज में किसने तेज जाना है, किसने स्लो जाना है, किसने पीछे रहना है। आप ये लाखों केस इनको 5 जजों से भी 6 जजों से भी एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब मकसद हो जाए, अगर मकसद ये ना हो, मकसद हो कि एक हमारी मेजॉरिटी हो जाए, ये मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। जब आप अपना चीफ जस्टिस लाना चाहेंगे, वो हम लेके आए पीपल्स पार्टी सैयद सजाद अली शाह को, वो तीसरे चौथे नंबर पे था। उसने सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, अजमल मियाँ और साद सऊद जान को सुपरसीड करके हमने लगा दिया कि जी अपना बंदा हो। उसी ने हमारे खिलाफ जजमेंट दी जब हमारी असेंबली बर्खास्त हुई। ये नवाज शरीफ ने ये लगाया, उसको किसने लगाया था? परवेज़ मुशर्रफ को, नवाज शरीफ ने। उसने क्या किया? उसको गिरफ्तार कर लिया। बाजवे को किसने, जनरल बाजवे को लगाया था? नवाज शरीफ। उसने क्या सलूक किया उसके साथ? फारूक लगारी को किसने लगाया था प्रेसिडेंट? वो हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बीबी शहीद ने। उसने क्या सलूक किया अपने मोहसिन के साथ? ये मोहसिन कुश की बात सिर्फ नहीं होती। जब एक दफ्तर में आदमी एक ओहदे पे पहुंच जाता है तो उस ओहदे की एक अपनी समझ लें अथॉरिटी और मैजिस्ट्री होती है, और उसके अपने मुफादात जो होते हैं, जो उसके असली, वो तो नहीं बदल जाते उसके ओहदे के बदल जाने से। तो वो अपना कुछ देर बर्दाश्त आपको करता है, फिर जब आप ज़्यादा जस्त लगाना शुरू करते हैं तो वो आपको रोकता है, फिर वो आपको उठा के ले जाता है। तो ये चीज़, ये समझने और सीखने की बात है। ये नहीं समझेंगे हम तो 23 जज के 30 जज भी लगा दें, वो 30 के 30 जज खिलाफ फैसला दे रहे होंगे। जजेस में अब एक ये वो जुडिशरी नहीं है बाजवा साहब, ये वो जुडिशरी नहीं है जो कभी पहले थी। ये जुडिशरी इस वक्त यूनाइट हुई है, बड़ी यूनाइटेड है। मैं नहीं समझता हूँ कादी ईसा के साथ, चीफ जस्टिस के साथ 2 जजेस के अलावा कोई तीसरा जज है। और ये सब इस बात पे कि आज देखें 6 जजेस ने खत लिखा था अपने चीफ जस्टिस को, और उन्होंने ये शिकायत की थी कि हमारे यहाँ हमारे मामलात में, और हमें आके प्रेशर डालती है। फिर सारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है, जितने सेशन जजेस हुए, उनसे पूछा गया, उन सब ने कहा। अब चीफ जस्टिस ने सब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा कि आप फुल कोर्ट बुला के और मुझे इसका रिपोर्ट दे दिए। जी। हर चारों हाई कोर्ट के, फुल कोर्ट के, विदाउट वन एक्सेप्शन, विदाउट वन जज डिसेंटिंग, सब ने कहा जी ये हमारे पास आते हैं, ये हमें रोप डालते हैं। चलो सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक छोटी सी लेनी है, वापस आके मैंने आपसे यही पूछना था, विच इज के जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, जो इंटेंशंस नजर आ रही हैं, जो पिछली दफा प्राइवेट मेंबर बिल आया था, ये अभी पीर मंगल आ गए, ये दोबारा आ जाने हैं वो, और उसके बाद नंबर्स वो कैसे पूरे करते हैं आईनी तरमीम के लिए, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर वो कर लेते हैं, और जो कोशिश है कि अदलिया के पर काटे जाएं, मतलब किन आर्टिकल्स में वो तरमीम चाह रहे हैं? 184 में भी जो सो मोटो का इख्तियार है, पता नहीं उसमें क्या तरमीम उन्होंने लेके आनी है। फिर दूसरा तौहीन अदालत के मामले से कुछ तरमीम वो करना चाह रहे हैं, और फिर जजेस का टेन्योर कभी कहते हैं, कभी कहते हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट। तो इस पर क्या रिटेलिएशन आ सकती है? पहले हमने देखा है, ये पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि रिटेलिएट जुडिशरी ने एज एन इंस्टीट्यूशन जब उनके खिलाफ इस तरह के कोई मामला हुए तो किया है। इस दफ़ा सूरत हाल क्या उससे बढ़ के होगी या उससे कम होगी? एतजाज अहसन साहब से ये सवाल पूछेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, हुकूमत वज़रा से कुछ बात होती है, वो बिल्कुल किसी लैतो लाल से काम नहीं लेते ये बताने में कि हाँ जी हम कानून साजियाँ करने जा रहे हैं और हमें अदलिया चाहिए पूरे अपने कंट्रोल के अंदर, क्योंकि इसके बगैर हम फिर गवर्नमेंट चला नहीं सकेंगे, पाकिस्तान का ये मसला हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो उनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मेरा सवाल जो मैं ब्रेक से पहले भी पूछना चाह रहा था वो ये है कि हमेशा हमने देखा है कि जुडिशरी का एक रिटेलिएशन होती है, एक रिस्पॉन्स होता है। इस दफ़ा
کیونکہ حکومت تو یہ کرے گی, جو ان کا پلان ہے وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ ابھی آنے والے چند دن کے اندر نظر آ جائے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں آگے عدلیہ کا رسپانس اس دفعہ کیسا ہوگا؟ کم ہوگا یا جیسا پہلے ہوتا ہے اس سے بڑھ کے ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے عدلیہ اس کو دیکھے گی غور سے, پر they will be outraged by some of the amendments or the purposes of the constitution. یہ بڑا ایک ویسے انڈا پہلے آیا تھا, انڈے نے مرغی پیدا کی کہ مرغی نے انڈا پہلے پیدا کیا. یہ ایک سوال صرف ہماری جورسڈکشن میں نہیں, یہ ساری جہاں بھی ڈیموکریٹک اور آرڈر ہے اور کورٹس ہیں وہاں یہ رہتا ہے. وہ پارلیمنٹ کہتی ہے میں سپریم ہوں, میں آئین کو امینڈ بھی کر سکتی ہوں, میں جو حرف لکھ دوں وہ آخری ہے. عدالت کہتی ہے آپ کا جو حرف لکھا ہوا ہے وہ آخری ہے, پر وہ حرف اس کے معنی کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, وہ ہم نے بتانی ہے. بالکل ٹھیک. سو اس میں ایک یہ کانٹیسٹ بڑی پرانی رہی ہے اور یہاں بھی ہوگی. میرے ماننے میں میں نے تو اب دیکھا ہے کہ اگر یونائٹڈ ہو جائیں کورٹس ججز, تو پھر پارلیمنٹ کو سبکی ہمارے ہاں ہمارا سٹرکچر ایسا ہے کہ ایم این اے کی اتنی اہمیت نہیں ہے سوشلی بھی, انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, جتنی ایک سپریم کورٹ جج کی ہوتی ہے. سپریم کورٹ جج کسی شادی پہ جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں, فارمر جج ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھتا بھی نہیں, پر یہ جو ایم این اے وغیرہ یہ بھی اٹھ کے ان کے لیے جگہ بناتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی. جی. اب یہ لیکن جو بات اس میں آپ جو کوریز رہے ہیں میرے خیال میں کہ اس میں کیا, اس صورتحال میں جس طرح انہوں نے ایک ریٹیلیٹری یہ موو ہے کہ 6 ججز نے ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے, اور 7واں بھی میاں گل اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہی ہے, انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور باقاعدہ شکایت کی ہے کہ ہمارے امور میں عمل دخل کرتی ہے اور بیچ میں دخل گرداری کرتی. اب وہ جب اب یہ چیف جسٹس کے پاس یہ بیسک پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ پہ سارے ملک کی عدلیہ یونائٹ ہوئی ہے کہ یہ سب آرڈینیٹ کورٹ کے ججز کو, ڈسٹرکٹ ججز کو, جن سے پوچھا گیا عدالت عالیہ نے, وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ججز اس کو سمجھیں گے کہ ان کا بڑا ایک امتحان ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے, اور یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ ہو جائے اس سے. میں پارلیمنٹ کو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو تو ہونا چاہیے سپریم, بٹ پارلیمنٹ کو سپریم اس صورت میں بنتی ہے اگر وہ اپنے لاز بنانے میں زیادہ پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھے بجائے اپنا لا میکنگ میں سر میلافائڈ انٹینشن نہ نظر آ رہی ہو. یہاں پہ تو بو آ رہی ہے, باقاعدہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر مدعا ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, کافی عرصے سے ہو رہی ہیں. میرا سر ایک پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا, بیکاز اٹ از ویری ڈسٹربنگ. میں اس وجہ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ سوال. اظہر ماشوانی کے بھائی 90 دن ہو گئے ہیں وہ لاپتہ ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز ہیں جن میں لوگ لاپتہ ہیں, غائب ہیں. ہیبیس کارپس کے کیسز میں ہمارے ہائی کورٹس کے اندر, آئی ول ٹاک اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ لاہور ہائی کورٹ کے جو بینچز ہیں, یہ کیا کلچر بن گیا ہے کہ مطلب 90 دن, کسی نے سوچا تھا کبھی کہ 90 دن ہوں گے؟ اٹارنی جنرل وہاں پہ آ کے رپورٹ جمع کراتے ہیں کہ پیش رفت رپورٹ میں دوں گا, اور وداؤٹ اے جوک اس پیش رفت رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہے, اگلی تاریخ بن جاتی ہے. یہ کیا کلچر بن گیا سر؟ نہیں, یہ معاملہ ایسا ہے جس کو پارلیمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے, جوڈیشری کو امپاور کر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ جی یہ مسنگ پرسنز لاؤ, اور وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں کہ ان سے پوچھو جنہوں نے اپنا بیانیہ ہی بدل لیا, ان کے پاس 20 دن رہ کے. تو یہ, لیکن وہ بھی بے دھڑک ہیں, ان کو بھی پرواہ کوئی نہیں. یہاں پارلیمنٹ کو ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ججز کو امپاور کرنا چاہیے.
जजेस की एम्पावरमेंट में पार्लियामेंट के भी कुछ और पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदानों की भी कुछ सब किसी को पनाह तो है। जज साहिबान पार्लियामेंट पनाह ठीक का है, अदालत ही होगी। किसी को चौर साहब अदालतें जो हैं उनमें जो एक सुपर पावर उनमें वेस्टेड है विच इज तौहीन अदालत की, किसी को तो उसमें बुलाएं, एक आधा बंदा घर भेजें तो शायद मामला ठीक हो जाए। एक भी नहीं हुआ इस तरह का भी मामला। हाँ, ये बहुत मैंने तो कहा, मैं तो इनके डिसअपियर्ड पर्सन की मैंने पिटिशन की भी है। मैंने काजी साहब को कहा कि इनको बुलाएं और उनकी तरफ से भी पैगाम दिया कि उनमें से एक दो लोग हैं जो आना चाहते हैं आपके सामने और बयान देना चाहते हैं। उन्होंने कोई उसको उन्हें कि वो पार्टी है कि नहीं है, पार्टी तो नहीं है वो, पर ये जजेस को भी अपनी ताकत का इल्म नहीं होता बदकिस्मती से। ये शेर को अपनी ताकत का इल्म नहीं होता, वो पंजा प्यार से मारे तो सारा जबड़ा आपका ले जाता है। इनको अपनी ताकत, ऑल दे हैव टू डू इज टू लेजिटिमाइज और डीलेजिटिमाइज, बिल्कुल उसको इलीगल करार देना है या लीगल करार देना है, ये उनका काम है सिर्फ बहस सुन के। काबिल एहतराम एतराज़ साहब, घर जाके बैठे मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने आइन के तहत नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होना है। जब काजी फाइज ईसा का वक्त आया था तो 3 माह कबल ही उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक ताहाल जारी नहीं हुआ है। पूछना आपसे ये भी चाहता हूँ, इस पर थोड़ा सी रहनुमाई फरमाएं, और दूसरा सवाल साथ ये भी पूछना चाहता हूँ कि बानी पीटीआई ने ये भी कहा है कि अगर नए चीफ जस्टिस के आने से हुकूमत घर चली जाएगी तो कहीं ये मामला चीफ जस्टिस वाला, मंसूर वाला मामला जो है ये सियासत की नजर होता तो नहीं देख रहे मेरे मोहतरम? देखें जी, एक चीज़ मैं अर्ज करूं आपसे कि ये इतनी तशवीशनाक बात नहीं है कि मंसूर अली शाह की नोटिफिकेशन 2 माह पहले क्यों नहीं हुई। ये नोटिफिकेशन तो कभी होती नहीं चीफ जस्टिस की पहले, वो तो उन्होंने वो मखसूस हालात में काजी फाइज ईसा को तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए किया। ये तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, इसके लिए क्यों नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो? पहले ये पता है हमें सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह है, ये पता है हमें कि आइन में लिखा है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो यूनानिमस 18वीं तरमीम है, हम उस 18वीं तरमीम तक क्यों पहुँचे थे और क्यों यूनानिमस थे? क्योंकि हम ये सुपर सेशन ऑफ द चीफ जस्टिस बाय ऑफ सीनियर जजेस, उससे हम तंग आ गए थे, खार हो गए थे। अब अगर हम उसको फिर हटाना चाहते हैं और क्योंकि मंसूर अली शाह है तो ये पर्सनल होके अगर हम लेजिस्लेशन भी करेंगे तो कोर्ट फिर अपने पूरे हथियार जो उसके आईनी और कानूनी हथियार हैं उनको निकाल के सामने खड़ी हो जाएगी और उसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेसी का फैसला आखिरकार अदालत के पास ही रहेगा। ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ठीक। मोहतरम खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म इमरान साहब को अडियाला जेल से मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के हवाले से अब बात आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये है कि उनकी जान को भी ख़तरा है। आप उनकी इस खदशात को किस निगाह से देखते हैं कि अगर उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी जान को कोई ख़तरा है? एतजाज़ साहब, जान को तो वो कहते हैं और उनकी पार्टी वाले भी कह रहे हैं और उन पे एक हमला भी हुआ है वज़ीराबाद में, हो चुका है और कई दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पॉइज़न कर रहे हैं, उनकी बेगम साहिबा भी कहती हैं पॉइज़न कर रहे हैं। तो जान का ख़तरा तो उनको ज़रूर हो सकता है क्योंकि उनकी बड़ी मतलब है एक फॉलोइंग है और वो एक अहम किरदार है इस पॉलिटिक्स में, चाहे उसको जेल में रखें या बाहर रखें, इसको तो कोई इनकार इससे नहीं कर सकता। लेकिन ये बात कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट देखे ये मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ किसी सिविलियन को कोई फौजी अदालत ट्राई नहीं कर सकती। और अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट की बात को किस तरह गवर्नमेंट ने उस पर तामील की है। मिलिट्री कोर्ट पे मैंने रिट की,
उस पे नोटिस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को बिल आखिर 5 जजेस ने कलअदम करार दे दिया, ख़त्म हो गए। अब कोई इसके बाद चारा नहीं था कि मिलिट्री कोर्ट्स किस तरह लग सकते हैं। वो इन्होंने गवर्नमेंट ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में टू ए लार्जर बेंच। अब वो लार्जर बेंच ने आके अपने पहले छोड़े 5 जजेस के बेंच को 7 जजेस के बेंच ने मुअत्तल किया इस हद तक कि आप कार्रवाई कर लें, एविडेंस ले लें और लेकिन आप फैसला नहीं सुनाएंगे। उसके बाद ये पाबंद हो गया, फैसला नहीं सुना जी। फिर कोई 2 महीने बाद गवर्नमेंट इन्होंने नालिश की, इन्होंने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर आपने हमें फैसले से रोका है, 20 ऐसे लोग हैं जिनको हम बेगुनाह समझते हैं, हमें ये इजाज़त दे दें कि हम उनको रिहा कर दें। जजेस ने मेरे से पूछा, मैंने कहा जी बिल्कुल कर दें, जितने भी रिहा हो जाते हैं, रिहा तो होते हैं ना, अभी हमारी कुछ सख्ती जो हम पे आई हुई है वो तो कुछ तो कम होती है, वो रिहा हो गए। अभी फैसले से रोका हुआ है तो किसी अदालत, कोई फौजी अदालत किसी सिविलियन को कन्विक्ट नहीं कर सकती इस दौरान। तो ये मानना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट का फैसला करना है। एक दफ़ा वो फैसला कर देगी तो फिर आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने कितने अरसे के लिए सज़ा दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। मुझे कहने लगे, मैं वकील था उसका, आखिरी दिन कहते हैं कुछ 2-3 हफ्ते बहस के बाद आखिरी दिन कहते हैं मशवरा करके आए और मुझे कहने लगे, चॉइस साहब वी आर अफ्रेड दैट वी आर कन्विक्टिंग योर क्लाइंट एंड imprisoning, sentencing him to imprisonment till the rising of the court, and the court now rises. यानी कि आप जो फरमा रहे हैं मिलिट्री अडियाला जेल से मिलिट्री कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, आपने ये फरमाया है इस वक्त? नहीं, मैं ये भी अर्ज किया, मैंने बिल्कुल ये अर्ज किया है। बाकी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही करना है, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए एज MNA एंड एज प्राइम मिनिस्टर। ये अगर ख्वाजा आसिफ को या शहबाज शरीफ को जो इन्होंने तकरीरें की हुई हैं या मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में इतनी इनको चाहिए थी ज़रा मतलब है अथॉरिटी दिखाना, ये बुलाते कहते ये आपने तकरीर की है, ये आपने जजेस को ये नाम दिए, क्या कहता ख्वाजा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बंदयाल साहब पे अब खैर अब तो वो रिटायर हो चुके, क्या बंदा कहे, सिर्फ इस मामले में नहीं और बहुत से मामला थे जिनमें हम ये सोचा कि काश बंदयाल साहब, आइन टूट गया, इलेक्शंस होने थे पंजाब के अंदर, KP के अंदर, विफाक के, लेकिन खैर उन्होंने भी किसी को तौहीन अदालत में नहीं बुलाया, फिर वो मामला वो जैसे लटकता रहा वो हमने सबने देखा। खैर एतजाज़ अहसन साहब ने जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा क्लियरली बयान कर दिया, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता, लेकिन ख्वाहिश तो ख्वाहिश है ना। अब वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, वो तो इस ख्वाहिश का इजहार नहीं बल्कि वो इस इरादे का इजहार करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो समरी भेज के पंजाब के जो 9 मई के केसेस हैं ख़ासतौर पे इमरान खान वाले, उनको मिलिट्री कोर्ट की तरफ डायरेक्ट कर सकती है। पता नहीं कैसे कर सकती है, एतजाज़ साहब ने तो कहा ये नहीं हो सकता। नंदलेस बहुत शुक्रिया, चौधरी एजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि ये जो तमाम फसाद ही मैं कहूँगा इस वक्त जो सियासी मामला चल रहे हैं, इनके ये कहा तो जाता है, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, PMLN शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कहते हैं आएँ बैठें बात करते हैं, PMLN हमने दावत दी तहरीक इंसाफ को, लेकिन क्या इस तरह दावत दी जाती है कि उधर से बंदे उठाए जा रहे हों, उधर से उनकी मुश्कें कसी जा रही हों एक अपनी हलीफ जमात की, और फिर साथ आप ये भी कह रही हों कि हम तो बैठने को तैयार हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, उनसे कुछ सवालात उठाएंगे। स्टे विद अस। PMLN लीडर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते तो हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करनी है, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं, एक्शंस जो है ना वो इसके बरखिलाफ हैं, नीयत नजर नहीं आती, ये सिर्फ एक लिप सर्विस ही नजर आती है कि आप बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो आप बात कर रहे हैं कोई समझ नहीं आती, क्योंकि 2014 उनकी हुकूमत थी, उस वक़्त से हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठिए चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, मिल के बैठें। जब इंडिया ने अटैक किया उस वक़्त भी हमने इनसे कहा,
وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب بتائیے ہم کیا کانفیڈنٹ میئر کریں؟ ہر قسم کا میئر تو کر چکے ہیں۔ ایک جماعت ہے ہی نیگیٹو پالیٹکس کرتے ہی، وہ ہر بات پہ وہ کوئی ملک کی کوئی ترقی والی تو بات کرتے نہیں، نہ لوگوں کی کوئی بات کرتے ہیں، وہ تو ہر چیز پہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، کسی چیز کو مانتے نہیں۔ میں آپ سے صرف چھوٹا سا یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ کیا کانفیڈنٹ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، مجھے یہ بتائیے کہ بندے ان کے اٹھائے جا رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، کیسز ان پہ، دفتر ان کے ٹوٹ رہے ہیں، پروڈکشن آرڈرز ان کے جاری نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بیٹھ کے بات بھی کریں، تو یوں تو نہیں نہ ہوتا سر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بالکل ہر طرف سے ایسے میئرز کرنے چاہیے جس سے کوآرڈینیشن ہو، جس سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ہم مل جل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ اس وقت کو آپ کو یاد دلا رہا ہوں جب حکومت ہی ان کی تھی، اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں، کسی موقع پہ 10 سال ہو گئے نا، کوئی ایک وقت تو نہیں ہے، 10 سال میں مختلف سٹیجز آئے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ماحول کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا بنایا جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہی آپس میں نہیں بیٹھیں گی تو یہ پارلیمنٹری سسٹم ہی کامیاب نہیں ہوگا۔ پولیٹیکل پارلیمنٹری سسٹم میں یہ تو نہیں وہ کہتے ہیں وہ تو کوئی طریقہ ہوگا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگی تو وہ ساتھ بیٹھیں گے نا۔ خیر کیسر بھائی، آپ جو آ رہے ہیں، ہمیں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے کہ خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے، پی ٹی آئی نہیں بیٹھنا چاہتی، آپ میاں صاحب کے بہت قریب ہیں۔ سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس موقع پر مسلم لیگ نون یا قائد محترم مسلم لیگ نون کیا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ خان کا ملٹری ٹرائل اب ہونا ہے اور یہی حال ہے پھر اس کا؟ میں سمجھتا ہوں جو میاں صاحب کی مفاہمت کی پالیٹکس ہے نا، ہمیشہ انہوں نے ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ والی پالیٹکس کی ہے، تو میرے نالج میں تو نہیں ہے ایسی کوئی بات۔ اس کے علاوہ بات 9 مئی کی جہاں تک تعلق ہے، وہ تو کیونکہ آرمی کی تنصیبات پہ اور افواج کی تنصیبات پہ اور شہداء کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، جو اٹیک ان کی یادگاروں پہ، تو وہ تو آرمی اور ان کا تعلق ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ ہمیں جب ایویڈنس سامنے ہوں گے تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایویڈنس ہوں گے تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ جو سیاسی مفاہمت جو ہے ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے اکانومی کو، لا اینڈ آرڈر کو، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تو ہم سب کامن ہیں۔ جو بھی الیکٹ ہوئے ہیں وہ اسی مینیفیسٹو پہ الیکٹ ہوئے ہیں نا، اور ہر ایک کی اپنے اپنے صوبے میں حکومت بھی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کوشش کرے نا۔ تعلیم تو ایک صوبائی میٹر ہے نا، یا آپ بتائیے کہ ہیلتھ جو ہے صوبائی میٹر ہے، لا اینڈ آرڈر صوبائی میٹر ہے، وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ ہم سارے ٹھیک کریں۔ لیکن وہ اس میں نا کیسر احمد شیخ صاحب ڈرفٹ کر گئے ذرا کہیں سائڈ پہ۔ سوال تو جو بٹ صاحب کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہم کل اسی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کی بابت وزیر اطلاعات پنجاب، وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون، وہ یہ اندیا دے چکے ہیں، اور شہزاد بٹ صاحب بھی کل ہمیں بتا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کے کیسز ملٹری کورٹس کے اندر چلا جائیں۔ اینی ویز تھینک یو ویری مچ، قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا نا، دوبارہ ذرا اسی طرف آتے ہیں، بات رہ گئی بیچ میں۔ سرفراز بگٹی صاحب آج جو موجود تھے پنجاب میں، لاہور میں، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے۔ بٹ صاحب آپ نے کیا اس میں سے ریڈ کیا؟ دیکھیں باجوہ صاحب، اب ہمارا وقت کم رہ گیا، فیضان بھائی کے ساتھ کافی لمبا دور چل گیا ہے۔ یہ ٹوٹل ملاقات جو آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہوئی صحافیوں کی، اس میں 8-10 صحافی تھے، میں بھی اتفاق ہے اس میں شامل تھا، اور آپ بھی مدعو تھے اس میں۔ جو گفتگو مجھے کو سمجھ آئی ہے، تمام 2.5 گھنٹے کی گفتگو، اس میں تو میرے کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج اور بلوچوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ریاست کی لڑائی ہے۔ اگر کوئی رکن اسمبلی جب اوتھ لینے آتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے جی میں پاکستان کا وفادار نہیں، میں وطن کا وفادار ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ رحیم یار خان کو کچے کے علاقے سے انہوں نے ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کچے کے علاقے میں ڈاکو آپریشن کر رہے ہیں تو پورے پنجاب کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اگر کلات میں آپریشن ہو رہا ہے تو پورے بلوچستان میں نہیں ہے۔ تیسری بات، سب سے آخری اور اہم بات، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر جو دہشت گردی ہے وہ ہو رہی ہے، اور ملک کے حالات جو خراب کر رہے ہیں وہ باضابطہ دہشت گرد ہے، ان کو را فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ بلوچ نہیں ہے، یہ جو پنجابی مر رہا ہے،
یہ पंजाबी इसलिए मर रहा है कि पंजाबी पाकिस्तान की बात कर रहा है। पॉलिटिकल इशू भी है ना, आखिरी बात जो लड़ाई है, नाराजी है, वो आगे बड़ी बिगड़ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक पॉलिटिकल इशू, इसको बैठ के बातचीत करके हल किया जा सकता था। मुझे तो आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई, मेरा बड़ा दिल था वैसे आज सरफराज भुगटी साहब से मैं पूछता कि पहले मतलब बेसिक चीज़ तो समझा दें कि आप तो निगरान वज़ीर दाखिला थे, आप एलिजिबल ही नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप वज़ीर आला कैसे बन के हैं? पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद आप फिर बात करते हैं ना, तो उसके अंदर वजन होता है कि यार हाँ लेजिटिमेटली एक मामला सब चला है। मुझे तो अभी तक वो पुरानी बात समझ नहीं आ रही। अगली बातों पे मैं भाई वो तो सीधा कहते हैं ये 1000-1500 बंदा है जो ये मिसिंग पर्सन का, और ये टीवी और मीडिया ने सारा इसको हाइप क्रिएट की हुई है, ये ऐसी बात नहीं है। और ये 1000-1500 बंदे को अगर सुपुर्द खुदा कर दिया जाए तो मसाइल बेहतर हो जाएंगे। यहाँ तक बातें बाजवा साहब हो गई हैं। सर क्यों ना किया जाए सुपुर्द खाक, उनको मार के सुपुर्द खाक किया जाए, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम कॉन्स्पिरेसीज और जो अमन खराब कर रहे हैं हमारा। लेकिन सवाल ये है किसने करना है और कब करना है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यही तो बात है। फिर आप जरा गौर कीजिएगा, 1 मिनट लूंगा आपका। वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स टेलीफोन कॉल पे कह रहा है कि फलाने बंदे को मार दो, तो वो उसकी तफ्तीश के लिए लेके जाता है। आप लोग कहते थे मिसिंग पर्सन है। ये मिसिंग पर्सन वाला फिलॉसफी वो कहते हैं गलत है, वो दहशतगर्द है, उसकी तफ्तीश करनी है, उसको कोर्ट में नहीं पेश करना। पूरी दुनिया में यूं नहीं होता। मामला यूं होता है कि अगर कोई मुलजिम भी है ना, उसके भी राइट्स होते हैं। आप उसको अदालत में पेश करते हैं, आप सबूत इकट्ठे करते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं, उसके खिलाफ केस बनाते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं अदालत के अंदर। मुलजिम के ना अदालत के दहशतगर्द के भी कानून है। दहशतगर्दी का भी इल्जाम जब तक साबित नहीं होता वो दहशतगर्द नहीं होता। भट्ट साहब, मुल्क के अंदर एक लीगल सिस्टम है हमारे, अब उस लीगल सिस्टम को टोटल बाईपास कर देना है, खत्म कर देते हैं। फिर बात तो उससे होती है जो टेबल पर बैठे जो बंदूक पकड़ रहा है, बाजवा से जो बंदूक करते उसका क्या हल करूं? मेरी अर्ज सुने, वो जो कर रहा है ना उसका भी, आप किसी 2 बंदों को ना, ये बड़ी सादा सी बात है, वो सादा सी बात ये है कि टीवी के ऊपर फुटेज चल जाए कि एक बंदा दूसरे बंदे के सीने पे बैठ के चाकू उसके सीने में पेवस्त कर रहा है, फिर भी अदालत के अंदर साबित करना पड़ता है। एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। यही महज़ब मुल्क है ना। ये महज़ब मुल्क क्यों है महज़ब? इसी तहजीब की वजह से महज़ब है कि वहां पे कानून की अमलदारी होती है। ये कह देना आउट राइटली, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था, पहले तो मुझे वो बता दें कि वो खिलाफ कानून, अच्छा वैसे ये ठीक है, सही है, आप मुझे बात समझ आ गई है। खिलाफ कानून अगर वो निगरान सेटअप में रहने के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर भाईजान कुछ भी कर सकते हैं। भाईजान मैंने तो कहा कि इनसे बातचीत मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। उनका फिक्रा था फिर टीटी से भी मुज़ाकरात कर लो। नहीं, टीटी दहशतगर्द है, टीटीपी बिल्कुल दहशतगर्द है। बलूचिस्तान में भी जो बदअमनी फैला रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाए, एक बात। दूसरी बात, वो सब के सब आप देखें ये शुरू कहां से हो रहा है। ये शुरू हो रहा है जब आपने अकबर बुगटी को यहाँ पे, मैं तो कहूँगा शहीद किया आपने उनको। और आज पूरा पाकिस्तान मानता है कि उस वक्त एक डिक्टेटर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, और जो वो बातें किया करते थे ये उसका शाखसाना है आगे। काबिल एहतराम बुगटी साहब के बेटे भी हैं जो इंडिया शिंडिया रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो? जी देखिए, नाराजियां तो होती हैं ना, फिर मनाना और बातचीत करने से चीज़ और मसाइल हल होते हैं। ये बात ठीक है उनकी अपनी जगह पे, मैं सिर्फ उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कि दहशतगर्दों से अहनी हाथ से निपटा जाए। लेकिन गुजारिश इतनी है कि जो भाई बरामदार बुगटी जो अकबर बुगटी का बेटा वज़ारत आला मांग रहा है, वो कहता है मुझे बड़े पैसे दो, मुल्क में कानून, बलोचिस्तान मेरा सूबा बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे बंदे से क्या गुफ्तगू सरफराज बुगटी साहब क्या लगते हैं अकबर बुगटी साहब के? ये भी वही फैमिली है, खैर क्या उसके ऊपर बंदा बात करे। मैं तो सिर्फ अपना आर्गूमेंट ये रख रहा था, मुझे उनकी बात समझ नहीं आई कि जनाब वो ऐसे है तो बस उठा लिए, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले। खैर प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन पहुँच गया, आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।